जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण अपने चैनल करुण's क्लासेस के द्वारा आप सभी का स्वागत करता हूं। बीच में काफ़ी गैप हो गया था तो बिकॉज आई वाज बिजी विद माय पेपर्स, तो दोबारा से ये सीरीज़ आ रही है। और जो मेरी सीरीज़ है इसमें मैंने एक इनोवेटिव स्टेप उठाया है। वो ये है कि आई एम जस्ट मिक्सिंग टू स्टैंडर्ड्स। वो स्टैंडर्ड्स क्या है? एक आपके क्लास 6 की एनसीईआरटी से मैं शुरू कर रहा हूँ। तो ऑलरेडी मैंने जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का, जो पॉलिटी से रिलेट करता है, उसका वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका था इसी चैनल पे, मेरे खुद के चैनल पे। और अब मैं ये सीरीज कंटिन्यू रखूंगा। और ये सीरीज में दो स्टैंडर्ड से मेरा मतलब है, एक आपके स्कूल लेवल का स्टैंडर्ड और दूसरा स्टैंडर्ड है मेरा जो मेरे सिविल सर्वेंट है उनका स्टैंडर्ड, राइट। क्योंकि देखिए, अगर दोनों में सिमिलरिटी क्या है, अगर आप क्लास 6 में है तो क्लास 6 का जो स्टूडेंट है आई गेस उसको इतना अभी सिविल सर्विसेज के बारे में नहीं पता होता है, क्योंकि जब वो बड़ा होता है तो उसे वही पढ़ना होता है जो क्लास 6 से हमें पढ़ना होता है, राइट। तो मेरा जो प्रयास है वो ये है कि जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के, जो चाहते हैं उनके जो बालक बालिकाएं हैं वो सिलेक्शन प्राप्त करें, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है। क्यों? पहला, एक तो उनके सिलेबस को ही मैं कवर करूंगा अपने अनुभव से, और दूसरा इसको मैं लिंक करूंगा जो स्टैंडर्ड बुक है। तो पॉलिटी के लिए हमारी जो स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है वो है लक्ष्मीकांत की पॉलिटी। और जो हमारा दूसरी ऑडियंस है, जो दूसरा स्टैंडर्ड है, वो है आपका जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपको जो फाउंडेशन कोर्स में काफी पैसा इन्वेस्ट करना होता है, तो यहाँ पर आपके लिए फाउंडेशन कोर्स की तरह हेल्प होगा। जब मैं एनसीईआरटी का जो बेस बना रहा हूँ वो आपका फाउंडेशन जो है आपका स्ट्रॉन्ग करेगा, और प्लस जो मैं इसको स्टैंडर्ड बुक के साथ सिंथेसिस कर रहा हूँ, तो वहां पर आपका ऑलरेडी आपका सिविल सर्विसेज का तैयारी होती रहेगी, राइट। ओके, अब बस मैं इसमें ये चाहता हूँ कि आई एम नॉट एक्सपर्ट इन द टेक्नोलॉजी, राइट। तो ग्रेजुअली आई एम ट्राइंग, राइट। क्योंकि आज ये मेरा पहला प्रयास है जिसमें मैं खुद अपने वीडियो अपलोड करूंगा। तो पहले जो थे वो प्रोफेशनल थे जो मेरे वीडियोस पे काम करते थे, पर वो अभी उनके पास समय नहीं है, और मेरे को भी थोड़ा सा ये चाहिए कि मैं भी कुछ सीखूं, नया सीखूं। तो अभी मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। किस चीज में? ये एडिटिंग वाले काम में। तो थोड़ा सा जो अगर कहीं पर कुछ एडिटिंग में प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पर मुझे लगता है यहाँ पर जो भी मेरी ऑडियंस बनने वाली है वो, उसको एडिटिंग से उतना मतलब नहीं होगा जितना उसे नॉलेज से मतलब है, ठीक है। और मेरी नॉलेज बताकर नहीं, दिखा के मैं सिद्ध करना चाहता हूँ, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो चैप्टर 1 मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों से, और यहां पर हम आज बात करेंगे चैप्टर 2 की। और पढ़ाने का जो मेरा तरीका होगा, मैं ऐसा नहीं कि आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी लाइन बाय लाइन पढ़ चुका हूं, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आप तक पहुंचाऊंगा, राइट। तो यहां पर बात की गई है डाइवर्सिटी की और डिस्क्रिमिनेशन की, ठीक है। देखिए, स्टार्टिंग में समझिए कि डाइवर्सिटी जो होती है वो पॉजिटिव भी होती है, अगर मैं उसको पॉजिटिव लूं, और वैसे ही डाइवर्सिटी जो होती है वो नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव को, अब पॉजिटिव तो काफी पैमानों में हो सकती है, पर मैं एक एक जो एग्जाम्पल है वो आपको देता हूं। डाइवर्सिटी जब वो पॉजिटिव एंगल में होती है, तो अगर मैं इसको एक इकोनॉमी लेवल पे देखूं, ठीक है, एक इकोनॉमी लेवल पे देखूं, तो आप जानते हैं भारत में जो अलग अलग डाइवर्सिटी, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन बात करूं खासकर अभी, क्योंकि आप जानते ही हैं भारत ऐसा देश है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जो आपके सब रिलीजन्स होते हैं, जो एक मेन रिलीजन से बाहर आते हैं। जैसे हिंदुज्म से ही बाहर आया था आपका बुद्धिज्म, जैनिज्म। तो इस तरह से हमें दिखता है कि भारत में काफी धर्म पाए जाते हैं, राइट। अब धर्म से जुड़ी हुई संस्कृति होती है, और उस संस्कृति को मनाने के लिए उत्सव यानी कि फेस्टिवल्स हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी मैं लेता हूं हिंदू का एक दिवाली मैं ले लेता हूं, जैसे हम दिवाली या दीपावली आप कहते हैं, हिंदी शब्द दीपावली हो जाता है। और अगर एक इस्लाम वर्ग का लूं तो ईद। तो आप जानते हैं कि जब दीपावली हो या ईद हो, तो आप जानते ही हैं कि किस तरह से बाजार में लोग अपना शॉपिंग करते हैं, राइट। अपनी जो भी फेस्टिवल से जुड़ी हुई संस्कृति है, उससे संबंधित जो वस्तुएं होती हैं, थिंग्स बिलोंगिंग टू दी फेस्टिवल, उसको बाई करते हैं, उसको परचेस करते हैं, राइट। तो उससे फायदा क्या होता है? मार्केट में क्या होता है? मार्केट में एक एक्टिविटी रहती है। मार्केट में क्या रहता है? बाइंग एंड सेलिंग चलती है। तो इस वजह से क्या होता है? मार्केट एक्टिव रहता है। तो इसलिए हमारा ये इकोनॉमी के आधार पर ये अच्छा है, राइट। काफी है, मैंने एक इकोनॉमी के बेस पे आपको बता दिया है। नेक्स्ट, अगर इसके नेगेटिव की बात करूं, तो इसका जो नेगेटिव पैमाना आता है, ठीक है, डाइवर्सिटी में अगर जो नेगेटिव की बात करूं तो काफी है, पर एक मैं आपको लेता हूं कि इसमें यूनिटी जो होती है, जो एकता होती है,
उसको लाना थोड़ा मुश्किल होता है। आई रिपीट, यूनिटी लाना मुश्किल होता है, राइट। अब इसको हम आज के हिसाब से भी जोड़ते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि एक जो राम जन्मभूमि, जो सभी भारतीय उत्साहित हुए थे, परंतु कुछ वर्ग था जो उत्साहित नहीं था। तो इस वजह से क्या दिखता है कि कभी-कभी ये डाइवर्सिटी क्या होती है, जो भारत की एकता है, भारत के लोगों के बीच जो एकता है, जो यूनिटी है, उस पे कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह उठाती है, क्वेश्चन मार्क क्रिएट करती है, राइट? और आप सभी जानते हैं, आगे आपको मैं पढ़ाता रहूँगा कि किस तरह से जो इंटेग्रिटी होती है, इंटेग्रिटी मतलब अखंडता, वो जुड़ी हुई होती है एकता से, यूनिटी से। जब लोगों में यूनिटी होगी, तभी भारत इंटेग्रिटी की तरफ होगा, यानी कि भारत अखंड होगा, वरना भारत खंडित हो जाएगा। खंडित से मेरा मतलब है वो टूट जाएगा, राइट? तो यहाँ पर आपको मैंने दिखाया कि डाइवर्सिटी जो है वो अच्छा भी है और वो बुरा भी होता है। इसीलिए जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, संविधान को हम देखेंगे, ठीक है? जो लक्ष्मीकांत में है, आपको दिखेगा कि डाइवर्सिटी का जो जो एक नकारात्मक यानी कि नेगेटिव फेज है, पहलू है, उसको हमारा संविधान कंट्रोल करता है, उसको हमारा संविधान नियंत्रित करता है, ठीक है? वो हम आगे देखेंगे। अब दूसरा है डिस्क्रिमिनेशन। अब देखिए, ये डाइवर्सिटी की वजह से ही आपका डिस्क्रिमिनेशन आता है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है जब ये भावना आती है कि ये मेरा देश है, कोई पर्टिकुलर धर्म अगर ये मानने लग जाए कि ये देश मेरा है, ये आप लोगों का देश नहीं है, तो इस तरह से क्या होता है, एक डिस्क्रिमिनेशन आने लगता है, राइट? और डिस्क्रिमिनेशन जो है ये आपका जाति में यानी कि कास्ट में भी काफी जाता है, राइट? जैसे कि आपने सुना ही होगा, हमारे जो जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें, अगर हिंदुइज्म की मैं बात करूं तो उसमें 4 वर्ण आपको बताए जाते हैं, 4 वर्णास, राइट? 4 वर्णास। और ये 4 वर्णास क्या होता है? सबसे पहला ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, राइट? तो इस तरह से 4 वर्णों को बताया गया है। अब मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा, जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब इसके डेप्थ में बताऊंगा आपको कि ऐसा क्या था कि हमारे जो आर्य समाज के जो संस्थापक थे, फाउंडर ऑफ द आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऐसा क्यों कहा था, गो बैक टू वेदास। ये मैं हिस्ट्री में आपको बताऊंगा, राइट? फिलहाल इतना याद रखेंगे, ये जो वर्णास है इसकी वजह से हमें क्या दिखता है कि खासकर जो एक सबसे नीचे वाला वर्ण है जिसे हम शूद्र कहते हैं, उसको कहीं ना कहीं छुआछूत का सामना करना पड़ता था, राइट? ये बात आपने ध्यान देनी है। अगर इसको मोर स्पेसिफिकली मैं बताऊं, शूद्र में भी एक, इसके नीचे भी एक आता था, जिसको वर्णों में तो नहीं डाला गया है, पर शूद्रों से नीचे भी एक दलित वर्ग आता था, या आता है आज भी, आप समाज में देखते होंगे। तो दलित वर्ग को काफी एक छुआछूत वाला जो एक संस्कृति थी, उसके थ्रू जाना पड़ा था। मतलब ऐसे लोग, अगर दलित वर्ग का कोई व्यक्ति है, अगर वो किसी ब्राह्मण को छू ले या क्षत्रिय को छू ले, तो ये धारणा होती थी कि जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वो अपवित्र हो गए, राइट? तो इस तरह का हमें दिखता है। तो कहने का ये मतलब है कि जो डाइवर्सिटी है, उसकी वजह से हमें डिस्क्रिमिनेशन मिलता है, ठीक है? ये बात आपने याद रखनी है। इसीलिए जो एनसीईआरटी है, उसका जो क्लास 6 है, जो उसका चैप्टर 2 है, वहां पर आपको डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन एक साथ दिया जाता है, राइट? तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसमें हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा कि डाइवर्सिटी को दिखाने का प्रयास किया गया है। डाइवर्सिटी जैसे मैंने आपको धर्म के आधार पर बताई थी, परंतु डाइवर्सिटी आपके सेक्स के आधार पर भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर महिला है, पुरुष है, इस तरह से दिखा रखा है, तो ये भी एक डाइवर्सिटी है, ठीक है? दोनों को समानता का अधिकार है। और आपको ये बीच में आपको दिखा रखा है जो व्यक्ति, अब मैं इसे विकलांग तो नहीं बोलूंगा, अब इसको मैं दिव्यांग बोलूंगा, क्योंकि हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं ये दिव्यांग है। तो अगर मैं एक दिव्यांग की बात करूं, तो और यहाँ पर इस व्यक्ति को देखूं, ये वाला व्यक्ति, एक सेकंड इसको हटाते हैं, हाँ, इस वाले व्यक्ति को देखूं और इस व्यक्ति के, इस जो व्हील चेयर में है लड़का, इसका दोनों का कंपैरिजन करूं, तो इसमें भी हमें क्या दिखता है, डाइवर्सिटी। क्योंकि एक अपने अंगों से निपुण है, अच्छी तरह चल फिर सकता है, उसके हर अंग जो है वो संपूर्ण है। परंतु यहीं पर जो ग्रीन में है, ग्रीन टी शर्ट में जो है, यहाँ पर यह व्यक्ति जो है, ये अपने पाँव से, इसका जो अंग है, जो इसके पैर हैं, उससे ये एक कहीं न कहीं कमी है इसमें, राइट? तो ये भी एक डाइवर्सिटी है। तो यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है इस पिक्चर के द्वारा कि देखिए सभी, चाहे लड़का है, लड़की है, अमीर है, गरीब है, क्योंकि इसको गरीब दिखा रखा है, इसमें कपड़े कम है, राइट? तो यहाँ पर देखिए लड़का है, लड़की है, अमीर है, गरीब है, दिव्यांग है या हष्ट-पुष्ट है, हेल्दी है, तो ये सभी क्या है, एक समान होने चाहिए। हालाँकि ये दिखाते डाइवर्सिटी को है, पर डाइवर्सिटी में एक-दूसरे का योगदान होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, तभी देश में एकता आती है, यूनिटी आती है, और वो यूनिटी क्या लेके आती है, देश की अखंडता। अखंडता को इंग्लिश में कहते हैं इंटेग्रिटी, राइट? ये बात आपने याद रखनी है।
अब आगे क्या बताया जा रहा है आपको? आगे आपको बताया जा रहा है, एक सेकेंड, हाँ, आगे आपको बताया जा रहा है डिफरेंस एंड प्रेजुडाइज। ये डिफरेंस एंड प्रेजुडाइज को समझाया गया है। डिफरेंस तो हमने अभी देख लिया आपको, डिफरेंस में मैंने आपको बताया कैसे एक लड़का है लड़की है, जो भी मैंने आपको बात बताई थी। ये कुछ हमारे डिफरेंसेस होते हैं, और डिफरेंसेस जो हैं कभी कभी वो जन्म के आधार पे भी होते हैं, बाय बर्थ आपको मिलता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो हैंडीकैप वाली बात मैंने बताई अभी, दिव्यांग वाली, वो बाय बर्थ आपको मिलता है। और कुछ हमारा जो आर्थिक हालात होते हैं, इकोनॉमिक स्टेटस होता है हमारा, इकोनॉमिक का जो स्टेटस होता है सबका, उसके आधार पे भी थोड़ा डिफरेंसेस आने लग जाते हैं। कैसे? क्योंकि जो अमीर का बच्चा है वो अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, और आगे चल के कहीं ना कहीं वो या तो अपना बिजनेस खुद का करेगा क्योंकि पैसे हैं, और कहीं ना कहीं उसका समाज में जो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, एक उसका जो आर्थिक वर्चस्व होता है, वो काफी ज्यादा होता है। और उसकी वही तुलना अगर की जाए ऐसे व्यक्ति से जो गरीब है, वो अपने बच्चे को उतना नहीं पढ़ा पाया संस्थाओं का अभाव के कारण, तो आगे चल के हमें दिखता है वह बच्चा जब वो वयस्क हो जाता है, जवान हो जाता है, तो वो एक मजदूरी में आ जाता है। तो समाज में इस तरह से हमें दिखता है कि दोनों में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आने लगते हैं, राइट? तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि डिफरेंसेस के कारण क्या होते हैं, ये जन्म पे भी होते हैं, और ये एक समाज की जो व्यवस्था है उस आधार पे भी होते हैं। अब यहाँ पर जो दूसरा शब्द बताया है वो प्रेजुडाइस है। प्रेजुडाइस जो शब्द है, ज्यादातर ये इसको नेगेटिव माना जाता है, नकारात्मक माना जाता है। क्यों माना जाता है नकारात्मक? क्योंकि इसमें हम पहले ही धारणा बना लेते हैं बिना उसको उसकी जांच पड़ताल कराए। ठीक है, व्हाट आई मीन टू से कि अगर मैं लॉ में की बात करूं, और इमेजिन करिए अगर मैं जज हूं, तो मुझे कभी भी प्रेजुडाइज नहीं होना है। मुझे कभी भी प्रेजुडाइज नहीं हो रहा है, विदाउट एविडेंसेस मेरे को किसी को जज नहीं करना है। तो प्रेजुडाइज का मतलब होता है बिना एक जजमेंट किए, बिना इंक्वायरी करे आप किसी के बारे में कुछ धारणा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, कुछ सोचते हैं आप किसी के बारे में। जैसे अगर अभी आप जो मुझे सुन रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं गांव के बच्चे कैसे होते हैं, तो आपके मन में आएगा गांव के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते होंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ते होंगे, स्कूल में पढ़ते होंगे, और गांव का बच्चा जो है वो उतना एडवांस, उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाएगा जितना शहर का बच्चा बोल पाएगा, राइट? तो इस तरह का हमें प्रेजुडाइज दिखता है। और अगर आप मूवीज देखते हैं, तो मूवीज में भी आपको दिखती होगी थीम, कि वहां पर आपको दिखता होगा कि गांव को किस तरह से दिखाया जाता है, राइट? कि लोग अपने जानवरों के बीच रह रहे हैं, इस तरह से धोती पहन रहे हैं, कुर्ता पहन रहे हैं। ये जो दिखाया जाता है, जो गांव के नाम से धारणा आती है, उसे हम कहते हैं प्रेजुडाइज। ठीक है, एक प्रेजुडाइज का एग्जांपल और ले लेते हैं। वहीं पर अगर मैं लड़की की बात करूं, एक जो बालिका है, अगर उसको हम, अगर किसी लड़की का नाम आएगा तो हमारे मन में आएगा कि ये कोमल है, इसके पास इतनी शक्ति नहीं है जितनी एक लड़के के पास होती है। तो इसको भी हम एक प्रेजुडाइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, यानी कि लिंग के आधार पर ये धारणा कर लेना कि यह बालिका कमजोर होगी, राइट? तो ये हमें दिखता है प्रेजुडाइज। और इसको मैंने नकारात्मक, या इसको नकारात्मक क्यों डाला जाता है? क्योंकि देखिए आज के समय पर अगर आप सिविल सर्विसेज का प्रीवियस 3 ईयर या 4 ईयर्स का अगर आप चेक करेंगे, तो टॉपर्स में आपको लड़कियों के नाम जरूर दिखेंगे। हमारी एक से एक लड़कियां जो है एयरफोर्स में मिलती हैं आपको, राइट? तो कहने का ये मतलब है कि प्रेजुडाइज जो शब्द है, ये एक नकारात्मक बनता है, राइट? तो ये बात आपने याद रखनी है। तो इसको यही ये बात समझा रखा है, राइट? आगे देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको समझाया है, यहाँ पर आपको दिखेगा, ये देखिए, प्रेजुडाइज मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इंफीरियर, यानी कि ज्यादातर उनको इंफीरियर देखा जाता है, जो मैंने अभी उदाहरण आपको दिया। तो इसलिए मैंने बोला कि मैं आपको इसको बहुत आसान शब्दों में आपको समझा दूंगा, राइट? और आपका बेस भी बनेगा, राइट? अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले जैसे मैंने कहा था कि मैं अभी तक तो एनसीईआरटी को ही मैं आपको बता रहा था। अब मैं आपको बताऊंगा कि लक्ष्मीकांत में, यानी कि जो हमारी स्टैंडर्ड बुक है जिससे हम इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं फॉर सिविल सर्विसेज, उसमें प्रेजुडाइज के लिए जो एक नेगेटिव शब्द हमें दिखता है, क्योंकि ये प्रेजुडाइज की वजह से क्या आने लगेगा आपको पता है, इस प्रेजुडाइज की वजह से हमारे जो डाइवर्सिटीज जो हैं, जैसे एक लड़का है, लड़की है, एक दिव्यांग है यानी कि हैंडीकैप है, और एक हेल्दी है। तो इस तरह से जो हमारी डाइवर्सिटीज हैं, उसमें कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन आने लगेगा। तो डिस्क्रिमिनेशन जो है ये एक नेगेटिव शब्द है, यानी कि ये प्रेजुडाइज के कारण होता है। पहले ही मान लेना कि लड़की है तो कमजोर है, राइट? पहले ही मान लेना कि अगर ये किसी और वर्ग का है या और धर्म का है तो वो गलत है, राइट? तो ये जो प्रेजुडाइज है, ये लेके आता है डिस्क्रिमिनेशन। और वहीं पर आप देखेंगे, अगर मैं बात करूं हमारे संविधान का, अगर मैं पढ़ूं आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 जब मैं पढ़ता हूं, जो खुद एक फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स कहाँ आते हैं? आपके पार्ट 3 में। हमारे संविधान में जब संविधान बना था, जब वो लागू हुआ था, जब एग्जीक्यूट हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब हमारे संविधान में
22 पार्ट्स थे। हाउ मेनी पार्ट्स? 22 भाग थे, 22 पार्ट्स। तो उसमें से थर्ड पार्ट जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है। और ये फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं वो हम आगे देखने वाले हैं, निश्चिंत रहें। फिलहाल इतना याद रखेंगे, जो आपके आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 जो है आपका एक फंडामेंटल राइट्स का दायरा है, ठीक है, राइट। और यहां पर जो ये फंडामेंटल राइट्स का दायरा है, अब इसको ये कतई ना समझे, क्योंकि अगर मैं सच में अगर फंडामेंटल राइट्स की बात आपको बताऊं, इसका जो एग्जैक्ट दायरा है वो है आपका आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक आपके फंडामेंटल राइट्स आते हैं। और आपका जो पार्ट थर्ड है, मैंने कहा था जिसमें आपका फंडामेंटल राइट्स है, वो आपका आता है, पार्ट थर्ड आता है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35। तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 जो है वो हमारा पार्ट थर्ड है। और उसमें जो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट्स का दायरा है, एग्जैक्टली। और अगर मैं बात करूं 14 से लेकर 18 जो मैंने अभी लिखा था स्टार्टिंग में, उसका मतलब है ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये बात करते हैं समानता की, इक्वालिटी की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं समानता की, इक्वालिटी की बात करते हैं, राइट। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 17 की, आर्टिकल 17 में साफ लिखा है कि किसी भी तरह की भारत देश में अनटचेबिलिटी, छुआछूत, जो मैं बता रहा था आपको कि वर्णों के हिसाब से कि शूद्र या उससे भी नीचे जो दलित हैं वो अगर किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय को छू ले तो क्षत्रिय या ब्राह्मण ये मानते थे कि वो अछूत हो गए हैं, फिर उनको स्नान करना होता था गंगा नदी में, इस तरह से, राइट। इस तरह की धारणा थी जो बिल्कुल बकवास थी, राइट। तो ये अनटचेबिलिटी अगर आज कोई करेगा तो आर्टिकल 17 के तहत वो एक अपराध की श्रेणी में आएगा, आर्टिकल 17। वैसे ही अगर मैं बात करूं आर्टिकल 15 की बात करूं, अनुच्छेद 15 की, तो वहां पर आपको दिखेगा 5 आधार दे रखे हैं, किसी भी तरह से भेदभाव नहीं होगा। एक है आपका रिलीजन, धर्म, रेस आप किस वंश के हैं, कास्ट आप किस जाति के हैं, सेक्स आप मेल हैं फीमेल हैं, और प्लेस ऑफ बर्थ आप किस किस भूमि में आपका जन्म हुआ है, राइट। ऐसा नहीं है कि आप नॉर्थ ईस्ट से हैं जिसे बैकवर्ड माना जाता है, ज्यादातर ट्राइबल एरिया माना जाता है, तो आप वहां से हैं तो आप एक अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकते। तो इस तरह का जो भेदभाव है वो कहीं नहीं, किसी भी तरह से सहन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि जो डिस्क्रिमिनेशन है जो आता है प्रेजुडाइज की वजह से, प्रेजुडाइज की वजह से, जो अभी हमने देखा प्रेजुडाइज की वजह से क्या आता है, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन आता है। तो इसको रोका जाता है आर्टिकल, यानी कि हमारे संविधान रोकता है इसको, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल जो अनुच्छेद है वो तुम्हारे संविधान में है, तो संविधान ये जो प्रेजुडाइज वाली बातें हैं उसको रोकता है, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी। आगे देखते हैं, आगे हमें क्या मिलता है, डेटा क्या बताते हैं इसमें। इसमें एक स्टीरियोटाइप की बात की गई है, ठीक है। देखिए स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है, यहां पर देखिए बड़ा अच्छी तरह से समझा रखा है। एक सेकेंड, ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विद द जेंडर डिफरेंस। एक सेकेंड गाइस, ओके। यहाँ पर लिखा है ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विद द जेंडर डिफरेंसेस। वही मैंने अब बताया था आपको कि जो पुरुष होगा उसको ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है महिलाओं के मुकाबले। देखिए इसमें मेरा जो व्यक्तिगत जो मानना है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो ये है, चलिए शारीरिक रूप से एक दफे हम मांग सकते हैं, शारीरिक रूप से, हालांकि आजकल हमारी महिलाएं भी अच्छी बॉक्सिंग में आ रही हैं, पहलवानी में आ रही हैं, परंतु अगर एक प्रकृति की बात की जाए तो ये माना जा सकता है कि पुरुष जो है उसको प्रकृति ने थोड़ा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, थोड़ा शक्तिशाली बना रखा है शारीरिक रूप से। परंतु अगर मैं मानसिक रूप की बात करूं, मेंटल लेवल की बात करूं, तो वहां पर हमें दिखता है दोनों ही बराबर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि महिलाएं आगे हैं, या मैं ये नहीं कह रहा पुरुष आगे है मेंटल लेवल पे, मैं कह रहा हूं अपने अपने स्तर पर दोनों ही समान है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विद द जेंडर डिफरेंस, व्हाट डज इट मीन्स टू बी अ बॉय और अ गर्ल, ठीक है। जैसे आज भी आप देखते हैं समाज में अगर बेटी पैदा होती है तो लोग उतना खुश नहीं होते हैं, राइट। आज भी उसको बोझ माना जाता है, राइट। मैनी ऑफ यू वुड से वी आर बोथ एज बॉय एंड गर्ल्स, इट इज अ गिवन, थिंक अबाउट, लेट्स सी। अब इसमें कुछ केस बता रखा है, देखिए इसको मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड, ओके। यहाँ पर बड़े देखिए क्या समझा रखा है, कितना खूबसूरती से समझा रखा है, राइट। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या बता रखा है हमें। देखिए, अरेंज द स्टेटमेंट गिवन बिलो, अरेंज द स्टेटमेंट गिवन बिलो इन दीज टू सेक्शन अकॉर्डिंग टू व्हाट यू थिंक। यानी कि आपका प्रेजुडाइज क्या है, अगर ये स्टेटमेंट नीचे आ रहे हैं तो देखिए प्रेजुडाइज हमें क्या समझ में आता है, अगर हम लड़का लड़की को, अगर एक लड़का लड़की को देख के हम जो धारणा रखते हैं, ठीक है, जो हमारे अंदर एक पहले से एक स्टेटमेंट होता है कि लड़का ऐसी होती है लड़की वैसी होती है, क्या देखे, दे आर वेल बिहेव्ड, तो वेल बिहेव्ड हमेशा लड़कियों को माना जाता है, तो यहाँ पर हम गर्ल को रख देते हैं। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, यहां पर भी हम गर्ल को रखेंगे। दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, यहां पर हम बॉय को रखेंगे। दे आर नॉटी, हम यहाँ बॉय को रखेंगे, ठीक है।
दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, यहाँ पर हम गर्ल्स को रखेंगे क्योंकि गर्ल्स को ज्यादा क्रिएटिव माना जाता है। दे डोंट क्राई, यहाँ पर बॉयज को रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर यही स्टेटमेंट होते हैं आपके जिसको हम प्रेजुडाइज कहते हैं। ठीक है, यही जो स्टेटमेंट है ये आगे चल के प्रेजुडाइज स्टेटमेंट कहलाते हैं। राइट, ये बात आपने याद रखनी है। ये देखिए यहाँ पर ये जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो बालक बालिकाएं हैं क्लास 6 के, उनके लिए स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, ओके। तो जो भी मैंने ये आपको बताया कि जो जो स्टेटमेंट दिए थे और उसके हिसाब से मैंने सेट किया था कि ये लड़के के लिए है, ये लड़की के लिए है, इसी अप्रोच को हम कहते हैं स्टीरियोटाइप, यानी कि पुरानी धारणा यानी कि कट्टरवाद। कि महिलाएं होंगी तो वो कमजोर होंगी, घर के काम करेंगी, और जो पुरुष होंगे वो बाहर का काम करेंगे और वो कहीं भी जा सकते हैं। राइट, और कहीं कहीं पर तो ये भी दिखता है कि पुरुषों को ये अनुमति होती है कि वो 3 शादी कर सकते हैं या ज्यादा शादी कर सकते हैं, परंतु महिलाओं को ये अधिकार नहीं होता। अगर उनका पति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा भी देखा जाता है कि महिलाओं को जिंदा जिंदा अपने पति की चिता में बैठना होता है, जिसे हम सती प्रथा कहते थे। राइट, जो कि आगे अभी आपको दिखेगा, जो कि अगर मैं जब आपको विलियम बेंटिक के बारे में पढ़ाऊंगा तो उत्तर भारत में विलियम बेंटिक ने, याद रखिएगा, उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को 1929 में एंड किया था। और वहीं पर मैं दक्षिण भारत की बात करूं, साउथ इंडिया की बात करूं, तो वहां पर आपको जो नाम है पुर्तगाली का जो दूसरा गवर्नर है, जिसका नाम है अल्फंसो डे अल्बुकर्कू, ठीक है, उसने कहीं न कहीं इसको बैन कर दिया था। और अल्फोंसो डे अल्बुकर्कु जो आया था भारत में, जब वो गवर्नर बना था, तो वो 1508 से लेकर 1511 के आसपास गवर्नर बना था। तो कह सकते हैं दक्षिण भारत में 16वीं शताब्दी यानी कि 16th सेंचुरी में सती प्रथा को बैन किया गया था। और उत्तरी भारत में अगर मैं देखूं तो कहीं न कहीं 20वीं शताब्दी तक ये सती प्रथा चली थी। ठीक है? तो इस तरह की धारणाएँ होती थी ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन ही है। ठीक है? और प्रेजुडाइज़ किया जाता था कि जो विधवा लड़की है, वो समाज के लिए कलंक होती है। तो आप समझ सकते हैं, जो आज हमें नहीं दिखता है। राइट? तो ये बताया गया है। अब आगे देखेंगे हम, बात की गई है इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन। बात की गई है इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन। अब ये इनइक्वालिटी क्या होता है, जो मैंने अभी बताया था आपको। इनइक्वालिटी मतलब होता है, देखिए इनइक्वालिटी जो होती है, इनइक्वालिटी जो है एक नेचर तय करता है, यानी कि प्रकृति तय करती है, और कुछ हमारा समाज तय करता है, जिसे हम सोसाइटी कहते हैं। ठीक है, अब इसका एक एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा। नेचर ने एक स्त्री को बना रखा है, यानी कि एक 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 विमेन को बना रखा है, यानी कि यहाँ पर चलिए गर्ल लिख देते हैं। एक गर्ल है, लड़की है, और एक लड़का है, बॉय। तो ये नेचर ने कर रखा है ना, लड़का होगा या लड़की हो गई, वो इंसान के हाथ पे नहीं होता है, ये एक प्रकृति का नियम है। राइट, इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ द नेचर, एक लड़का एक लड़की। तो ये भी तो एक इनइक्वालिटी है। राइट, राइट। और यहां पर हम देखेंगे सोसाइटी ने जो इनइक्वालिटी कैसे मेंटेन कर रखी है। अगर मैं इसको, वही मैंने जो स्टार्टिंग में दिया था, अगर मैं इसको इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है हमारा, उसके एंगल से देखूं, तो मुझे क्या दिखता है कि एक अमीर है, यानी कि एक रिच है, यहां पर लिख देते हैं, एक रिच है और एक पुअर है। ये हमारे समाज ने कर रखा है। ठीक है, ये हमारे समाज ने। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कुछ जो इनइक्वालिटी होती है वो प्रकृति यानी कि नेचर ने तय किया है, और कुछ इनइक्वालिटी होती है जो हमारे समाज ने बना रखी है। तो इस इनइक्वालिटी में अब देखिए, कभी भी जो हमारा संविधान होता है वो कभी भी ये जो नेचर ने इनइक्वालिटी बनाई है, इस पे कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता है। ऐसा नहीं करेगा कि संविधान भैया जो लड़के हैं उन्हीं को प्रायोरिटी मिलेगी, लड़कियों को नहीं मिलेगी। यानी कि यहाँ पर वो जो समानता है वो देगा। समानता, अगर लड़का लड़की के बीच इनइक्वालिटी की जा रही है, ध्यान दीजिएगा, लड़का लड़की के बीच इनइक्वालिटी की जा रही है कि लड़का स्कूल जाएगा, लड़की स्कूल नहीं जाएगी, तब हमारा संविधान क्या करेगा कि लड़कियों को भी एक एक सहूलियत देगा, उनकी फीस कम कर देगा, उनकी फीस माफ कर देगा। तो इस तरह से क्या होगा कि लड़का लड़की में जो जो एक डिफरेंसेस हैं, कौन से डिफरेंसेस, जो 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 सोसाइटी के हैं, यानी कि लड़का स्कूल जा सकता है, लड़की स्कूल नहीं जा सकती, ये वालों में ये जो डिफरेंसेस हैं, इसको कम करने का पूरा प्रयास करता है हमारा संविधान। ठीक है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर। परंतु ये बात याद रखना, कभी भी समानता ये नहीं की जाएगी कि सभी लड़के को लड़की बना दो या सभी लड़की को लड़के बना दो। जो प्रकृति ने, नेचर ने इनइक्वालिटी डाली है, उसको कभी नहीं छेड़ा जाएगा। राइट, ये बात आपने याद रखनी है। और सोसाइटी जो है, जैसे मैंने कहा था, सोसाइटी ये समझती है कि लड़कियां आज भी बोझ हैं और लड़कियों को कम पढ़ाना चाहिए। तो ये जो सोसाइटी की सोच है, इसको कम करता है हमारा संविधान।
और रिच एंड पुअर में आप जानते ही हैं, जैसे जो गरीब लोग होते हैं आप देखिएगा, जैसे अगर जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, जब आपको पता होना चाहिए जो आपका राइट टू एजुकेशन है, जो शिक्षा का अधिकार है, वो आपका एक फंडामेंटल राइट है। आप सभी जानते हैं जो राइट टू एजुकेशन है, जो एक शिक्षा का अधिकार है, वो आपका 86th अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन, जो कि 2002 में हुआ था। 2002 में हुआ था 86th अमेंडमेंट, ठीक है, जिसके द्वारा हमें क्या दिखता है कि अनुच्छेद 21 क यानी कि आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया। आर्टिकल 21 ए, आई रिपीट, राइट टू एजुकेशन आज के समय पर आपका एक फंडामेंटल राइट है, क्योंकि सिंस 2002 यानी कि 2002 से हमें दिखता है कि जो शिक्षा का अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है, और अगर वो मौलिक अधिकार है तो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 21 ए। तो वहां से हमें दिखता है कि जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, यानी कि जो बालक बालिकाएं हैं, वो किसी भी सरकारी स्कूल में मुफ्त में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से देख रहे होंगे आप, ज्यादातर जो गरीब माँ बाप होते हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं होता, वही अपने बच्चों को कहाँ भेजते हैं? सरकारी विद्यालयों में, और मुफ्त में मिलती है उनको। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, जो समाज में जो गरीब वर्ग है, समाज में जो गरीब वर्ग है, पहले वो गरीबी के कारण अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता था, अब वो पढ़ा सकता है, राइट। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि इस तरह से दिखता है हमें कि अगर मैं यहाँ जोड़ूं, जो इनइक्वालिटीज होती हैं, कभी कभी ये जो कुदरत ने इनइक्वालिटी बनाई है, यानी कि जो लड़का लड़की बनाए हैं कुदरत ने, उनके बीच अगर कोई इस आधार पे इनइक्वालिटी की जा रही है कि एक लड़का एक लड़की है, तो उसको कम किया जाएगा, और उसकी वजह से हमें डिस्क्रिमिनेशन दिखने लगता है कि लड़कियों को अंदर रखा जाता है, घर के अंदर रखा जाता है, और लड़कों को कहीं भी जा सकते हैं। वैसे ही अगर मैं धर्म की बात करूं, और धर्म में भी जो जातियां हैं, जाति में मैंने आपको भी 4 वर्णास बताए थे, ब्राह्मण शूद्र वाली बातें। तो ब्राह्मण जो है उनको टॉप लेवल में माना जाता है, शूद्रों को सबसे नीचे माना जाता है। तो जो शूद्रों के साथ जो भेदभाव किया जाता है इस इनइक्वालिटी की वजह से, तो उस पर भी काम करता है हमारा कानून व्यवस्था, यानी कि संविधान। जैसे कि मैंने आपको आर्टिकल 17 बताया था, जिसके तहत जो छुआछूत होती है उसके विरुद्ध कार्य किया जाता है। छुआछूत को क्या माना जाता है? अपराध, ठीक है। तो ऐसे आपने ध्यान देना है, राइट। ओके, तो यहां पर देखिए, ये लाइन देखिएगा, स्टीरियोटाइप का क्या मतलब होता है? व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप, यानी कि लड़कियां जो हैं वो बोझ होती हैं। तो इस तरह की सोच क्या होती है? स्टीरियोटाइप, ठीक है। तो इस तरह की जो धारणा होती है, तब यहाँ पर आप पूछेंगे सर स्टीरियोटाइप और प्रेजुडाइस में क्या डिफरेंस होता है? तो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोनों सिमिलर ही हमें दिखते हैं। प्रेजुडाइस और स्टीरियोटाइप दोनों में ये समानता है कि दोनों ही एक तरह से नेगेटिव हैं, और जो एक विचार को, यानी कि बिना समझे, बिना उसके पीछे रिसर्च करे जब आप कोई धारणा बना लेते हैं, उसे हम कहते हैं स्टीरियोटाइप, या हम उसको एक प्रेजुडाइस भी बोल देते हैं, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमें दिखेगा जो, एक सेकेंड, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बता रखा है, एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बता रखा है, ठीक है। अब आप पहले मैं आपको बता दूं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के जो संविधान के जनक हैं, वो किसे माना जाता है? भीमराव अंबेडकर को। और एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो मैं आपको आज संविधान सभा के बारे में जब मैं पढ़ाऊंगा, आपको आपके चैप्टर में है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, तो वहां पर आपको दिखेगा एक उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी में जो अध्यक्ष के रूप में जो आए थे, वो थे आपके भीमराव अंबेडकर, और ये पहले हमारे एक कानून मंत्री भी बने हैं, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। और भीमराव अंबेडकर के बारे में ये भी याद रखिएगा कि इन्होंने अनुसूचित जाति जिसे हम स्केड्यूल कास्ट कहते हैं, जिसको एक दलित वर्ग में डाला जाता है, जिनके साथ छुआछूत काफ़ी की जाती थी उस समय। तो उस समय भीमराव अंबेडकर जी, जो खुद इस समुदाय से बिलॉन्ग करते थे, वो खुद एक एससी कैटेगरी के थे, और उन्होंने काफ़ी आंदोलन किए, काफ़ी प्रयास किया है कि उन्होंने जो आपके शेड्यूल कास्ट होते हैं, ठीक है, इनके लिए उन्होंने काफ़ी काम किया है, उनका बढ़ावा किया है, सामाजिक स्तर दिया है उनको, ठीक है, सामाजिक स्तर में उनका वर्चस्व बढ़ाया है। किसने? भीमराव अंबेडकर जी ने। और भीमराव अंबेडकर जी के बारे में देखिएगा, 1891 में इनका जन्म होता है, और 1956 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये काफ़ी लकी रहे हैं कि इन्होंने आज़ादी भी देखी है, क्योंकि आज़ादी हमें मिली है 1947 में, आप सभी जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को। और जब हमारा देश रिपब्लिक बना, यानी कि जब हमारा देश गणतंत्र बना, वो कब बना? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950। तो ये दोनों जो महत्वपूर्ण भारत का इतिहास है, एक तरफ आज़ादी, एक तरफ गणतंत्र, ये दोनों देखा भीमराव अंबेडकर जी ने। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं वही महात्मा गांधी जी की बात करूँ, तो महात्मा गांधी जी का जो जो हत्या हो जाती है, वो 1948 को
कर दी जाती है नाथूराम गॉडसे के द्वारा। तो इसीलिए गांधी जी आज़ादी तो देख पाए, परंतु भारत को एक रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र होते हुए नहीं देख पाए। कौन? हमारे जो नेशंस के फादर हैं, यानी कि कौन? रिस्पेक्टेड महात्मा गांधी जी, राइट? तो ये बात आपने याद रखनी है। तो इसलिए मैंने कहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये भीमराव अंबेडकर जी पैदा हुए थे, ये एक महर कास्ट में पैदा हुए थे। महर कास्ट जो है वो अनटचेबल्स माने जाते थे। ये बात आपने याद रखनी है। तो ये खुद एक एससी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते थे, ये मैं आपको बताया था। और यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, जो डॉक्टर अंबेडकर हैं वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट हु कंप्लीटेड हिज कॉलेज एजुकेशन एंड वेंट टू इंग्लैंड टू बिकम अ लॉयर। देखिए उस समय क्या होता था, आपको अगर लॉयर बनना है तो वहां पर उस समय आपको ब्रिटेन जाना होता था, ठीक है? और ब्रिटेन से जब आप अपनी लॉ की डिग्री लेके आते थे तब आपको बैरिस्टर कहा जाता था, ठीक है? जैसे अभी भी लोग कंफ्यूज रहते हैं, सर बैरिस्टर क्या होता है, और आजकल हमें बैरिस्टर क्यों नहीं दिखते हैं? बैरिस्टर मतलब होता है लॉ ग्रेजुएट ही होता है। आजकल आप जो लॉ ग्रेजुएट करते हैं जो कॉलेजेस से, तो आप लॉयर कहलाते हैं, और अगर आप बीसीआई में रजिस्टर कर लेते हैं अपने आप को तो आप बैरिस्टर, माफ कीजिएगा, तो आप एडवोकेट कहलाते हैं। परंतु आज के समय में आप बैरिस्टर इसलिए नहीं कहलाते हैं क्योंकि आज के समय पर हर कोई, भारत में इतने अच्छे अच्छे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज हैं, तो भारत में ही आप क्या कर लेते हैं, अपना लॉ कर लेते हैं। परंतु जिस समय की हम बात कर रहे हैं 19th और 20th सेंचुरी की, तो इस समय क्या था कि कॉलेज होता था ब्रिटेन में, तो वहीं पर आपको जाना होता था और वहाँ से लॉ डिग्री हासिल करनी होती थी, और उसके पश्चात आप बैरिस्टर कहलाते थे। तो आप समझ सकते हैं कि अंबेडकर पहले व्यक्ति हैं अपने समुदाय से, यानी कि ये एक एससी कैटेगरी को बिलोंग करते थे, यानी कि उसमें भी ये मेहर कास्ट के थे, तो ये पहले व्यक्ति बने जिन्होंने एक बैरिस्टर की डिग्री हासिल कर ली, ठीक है? और इसके पश्चात इन्होंने काफ़ी काम किया है दलित के लिए, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, यहाँ पर लिखा भी है, देखिएगा आप, ये यहाँ पर देखिएगा, दलित के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है, राइट? एक सेकंड, हाँ, दलित के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है। और इन्होंने कहा था कि जो शिक्षा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर दलित जो है, दलित वर्गों को समाज में अगर अपना वर्चस्व लाना है, तो एक ही तरीका है, वो है शिक्षा। और देखिए ये व्यक्तिगत तौर पे मैं भी मानता हूँ, क्योंकि शिक्षा जो होती है आपको काफ़ी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शारीरिक स्तर पे, परंतु मानसिक स्तर पे आपको काफ़ी शक्तिशाली बना देती है, राइट? तो ये बात आपने याद रखनी है। और अंत में ये बात याद रखिएगा कि जो हमारे जैसे पैदाइश जो है, एससी वर्ग के हैं ये, मेहर जो एक हिंदुइज़्म से बिलॉन्ग करता है। फिर इन्होंने अंत में अपने जो जीवन का अंत था इनका, उस समय इन्होंने एक नया धर्म अपना लिया था, बुद्धिज़्म को, ठीक है? अब क्वेश्चन है कि सर इन्होंने बुद्धिज़्म क्यों अपनाया, और क्या भारत में हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं? क्या हमारे पास ऐसा अधिकार है? पहले देखिए, अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद 25 की, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। अगर मैं बात करता हूँ आर्टिकल 25 की, तो आर्टिकल 25 आपको ये एक इजाज़त देता है, परमिशन देता है कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, परंतु शर्त ये है, वो होना चाहिए कॉन्साइंस। अब ये कॉन्साइंस का क्या मतलब होता है? कॉन्साइंस मतलब होता है कि कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती आप पे नहीं की जा रही है और आपके अंतरात्मा से ये आवाज़ आ रही है। द वॉइस इज़ कमिंग फ्रॉम इनसाइड यू, राइट? द वॉइस इज़ कमिंग फ्रॉम द इनसाइड, राइट? यानी कि आपकी आत्मा से आवाज़ आ रही है, तभी आप उसको धर्म को कर सकते हैं। अर्थात आपके साथ कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, तो आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, राइट? ये आर्टिकल 25 में हमें मिलता है, और ये खुद एक फंडामेंटल राइट है, राइट? तो और दूसरा ये है कि जो बी आर अम्बेडकर साहब हैं, वो जो ये जटिलता है, हिंदुइज़्म धर्म की जो ये जटिलता यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी है अबाउट द वर्ण सिस्टम, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। आज भी हमें दिखता है कि बहुत सारे गाँव में हमें दिखता है कि आज भी जातिवाद अपनाया जाता है। लोग अभी भी जो हायर कास्ट है, वो लोअर कास्ट के लोगों से शादी या किसी भी तरह का संबंध रखना पसंद नहीं करती है, राइट? तो आज भी ये जो दिखता है, तो इसलिए ये जटिलता, जो बी आर अम्बेडकर ने ये जटिलता देखकर इस धर्म को त्यागा, यानी कि हिंदुइज़्म धर्म को त्यागा, और वो कौन से धर्म में चले गए? बुद्धिज़्म में। और बुद्धिज़्म जो है वो खुद हिंदुइज़्म धर्म से आया है, राइट? क्योंकि अगर मैं बुद्धिज़्म के जो संस्थापक हैं, लॉर्ड बुद्धा, वो आप देखेंगे तो वो कौन से क्लैन से थे, यानी कि कौन से वर्ण से थे? क्षत्रिय वर्ण से, जो दूसरा वर्ण है, ठीक है? क्षत्रिय वर्ण। पहला है आपका ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय। तो ये जो है बुद्धिज़्म धर्म में आया है, ठीक है? ये चीज़ आपने याद रखनी है। ओके। अब स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी का क्या मतलब है, ठीक है? आइए, बड़ा इंटरेस्टिंग बता रखा है ये। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फॉर अ ब्रिटिश रूल आल्सो इंक्लूडेड विद इन इट द स्ट्रगल ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हु नॉट फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश बट आल्सो फॉट टू बी ट्रीटेड मोर इक्वली। देखिए क्या था, याद करिए, जब हम आगे पढ़ेंगे हिस्ट्री में, डोंट वरी, हिस्ट्री का भी मैं सीरीज लाऊंगा बहुत जल्द, तो आपको दिखेगा कि इंडिपेंडेंस के लिए लोग लड़ रहे थे, भारतीय लोग लड़ रहे थे। तो जब वो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे, तो आपने देखा होगा कि वो सब एक मिलके लड़ रहे थे। उसमें आपकी महिलाएँ भी थी, पुरुष भी थे।
ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, वैश्य भी थे, शूद्र भी थे, यानी कि हर वर्ग का व्यक्ति अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था। तो वहाँ पर हमें दिखता है कि इस तरह से अगर आपको बड़ा उद्देश्य पाना होता है, तो सबने एक होके चलना पड़ता है, ठीक है? और वहाँ पर ये लोग माँग करते थे कि किसी भी तरह से इक्वालिटी दी जाए, ठीक है? महिलाओं को, दलित को, इस तरह से सबको शामिल किया जाए। तो इसीलिए आपको दिखेगा कि जो जो ब्रिटिशर्स थे, वो अलग-अलग एक्ट्स लेके आए थे, जो एक्ट्स मतलब होता है कानून लेके आए थे, जिसके द्वारा हमें दिखता रहता है कि समानता की बात ब्रिटिशर्स भी करते थे, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे 1829 1829 में जो राजा राम मोहन रॉय थे, राजा राम मोहन रॉय, ये एक काफ़ी बड़े सोशल रिफॉर्मर थे। सोशल रिफॉर्मर मतलब समाज सेवक थे। इन्हीं के कहने पर हमें दिखता है कि जो सती प्रथा है, जिसमें मैंने बताया था जो वाइफ होती थी, अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाए तो वाइफ को जिंदा अपने पति की जो चिता होती थी उसमें बैठना होता था, राइट? तो सती प्रथा को बैन करते हैं बिकॉज ऑफ दिस, राजा राम मोहन रॉय के कहने पर 1829 को, जो हमारे विलियम बेंटिक है, विलियम बेंटिक, जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बने हैं। आई रिपीट, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं ये। कभी आपसे पूछा जाता है भारत का, जब ब्रिटिश इंडिया था, मतलब जब ब्रिटिश इंडिया था, तब भारत का पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना? विलियम बेंटिक, ठीक है? तो 1829 में ये विलियम बेंटिक क्या करते हैं, कानून लाते हैं और सती प्रथा को बैन करते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर्स बहुत बुरे थे, कुछ-कुछ काम इन्होंने ऐसे करे थे, जो एक हमारी संस्कृति में जो कुप्रथाएँ थी, कुप्रथाएँ मतलब जो एक अनएथिकल एक्ट था, जो जुड़ा हुआ था रिलीजन से, उसको कहीं न कहीं बाहर किया, राइट? तो ये बात आपने देखना है और ये बात हम देख रहे हैं कि इन्होंने किया है, ठीक है? तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि इस तरह की बातें हमें दिख रही है और यहाँ पर ये कुछ संविधान सभा की बात की गई है। ये देखिए संविधान लिखने वाले जो एक कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, भारत में कैबिनेट मिशन आया था, जिसने एक जो कंपोजिशन था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, यानी कि संविधान सभा का जो प्रारूप था, वो तैयार किया था किसने? कैबिनेट मिशन ने। और टोटल जो सीट थी वो कितनी थी? 389। तो इस तरह से हमें दिखता है कि 389 जो लोग हैं वो तय किए गए थे। फिलहाल हमें ये दिखता है कि संविधान सभा की जब प्रथम बैठक होती है, फर्स्ट मीटिंग होती है, तो 207 लोग जॉइन करते हैं पहली मीटिंग। काफ़ी लोग, क्योंकि पाकिस्तान की भी घोषणा हो गई थी आगे चलकर, हमें दिखता है 1947 1947 के जो 3 जून था, उसमें ये हो गया था कि चलिए अब पाकिस्तान वालों को भी इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दे दी जाए। इसलिए हमें दिखता है कि संविधान सभा में काफ़ी कम लोग आए थे। वो हम आगे देखेंगे, आगे स्टोरी आपको दिखेगी, डोंट वरी। तो उनमें से कुछ लोगों का ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है? ये हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष बने। तो कहने का ये मतलब है, यहाँ पर आपको क्यों दिखाया गया है ये पिक्चर? इसलिए दिखाया गया है कि इन्होंने बहुत सारे जो नियम बनाए हैं, वो इस जो जो नियम बनाए हैं उनको ध्यान दिया गया है कि वो क्या करें, समानता लाए, इक्वालिटी लाए, इक्वालिटी लाए। इक्वालिटी क्या करती है? जो आपका प्रेजुडाइज़ पना है, यानी कि जो प्रेजुडाइज़ सोच है आपकी, या जो आपके अंदर जो स्टीरियोटाइप, जो एक धारणा है, उसको बाहर, उसको खत्म किया जाना। क्योंकि मैंने क्या बताया, अब आप देखिए अंग्रेजों को भगाने में भारत सक्षम रहा। क्यों रहा? क्योंकि जब सब, जितनी भी भारत की डाइवर्सिटी थी, जब वो एक हो गई, तब जाके ब्रिटिशर्स को भगाया जा सका, ठीक है? तो ये एक उदाहरण है इतिहास से कि डाइवर्सिटी जो होती है उसका स्वागत होना चाहिए। डाइवर्सिटी यानी कि पुरुष है, महिला है, उनका जो प्रकृति ने हमें एक डाइवर्सिटी दी है, उसका तो स्वागत होना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, परंतु उसके आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, राइट? तो इसी भेदभाव को हमारा प्रशासन या संविधान रोकता है, राइट? ये बात आपने याद रखनी है। तो ये बातें बता रखी है और एनसीईआरटी बहुत कॉन्सेप्चुअल होती है। और यहाँ पर आप देखेंगे, ये यहाँ पर आपका जो हमारे संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल को हिंदी में उद्देशिका कहते हैं, वहाँ पर आपको दिखेगा ये वाला इक्वालिटी। देखिए इक्वालिटी साफ लिखा है कि समानता दी जाएगी, चाहे वो स्टेटस की बात हो, समाज में स्टेटस की बात हो, जैसे अमीर गरीब वाली बात नहीं होगी, ठीक है? या लड़की को इस आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो लड़की है, इस तरह से, ठीक है? और अपॉर्चुनिटी, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज आती हैं तो उसमें आपको बराबर मौका दिया जाता है। ये नहीं देखा जाता है कि आप कोई लड़की हैं या लड़का है, ठीक है? इस हिसाब से आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और ये जितना भी है उनको सबको प्रमोट भी किया जाएगा। मतलब जिनको नहीं भी पता है, जैसे बहुत सारे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, जिनको इतना नहीं पता होता, उनको भी ये पहुँचाया जाएगा, ठीक है? तो इक्वालिटी हमें यहाँ भी मिलती है, राइट? ये बात आपने याद रखनी है। तो ये हमारे प्रेम्बल में भी दिखाया जाता है, राइट? ओके, और आगे हमें क्या मिलता है? अब ये क्वेश्चंस मिलते हैं हमें। अब देखिए एक क्वेश्चन को हम देखते हैं इसमें से, फिर देखते हैं, फिर इस सेशन को एंड करता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूशन से विद रिगार्ड टू इक्वालिटी?
ठीक है। व्हाट डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द पीपल? अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इक्वालिटी के लिए सबसे पहले तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 क्या करता है, हमें इक्वालिटी देता है, समानता की बात करता है। दूसरा, हमारे जो प्रियम्बल है उसमें भी क्या कहता है ये कि सबको इक्वालिटी दी जाएगी और उसको प्रमोट भी किया जाएगा सभी को। तो इससे हम क्या सीखें कि हमारा संविधान क्या करता है, इक्वालिटी का स्वागत करता है, ठीक है, जैसे हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, हाउ कैन द स्टीरियोटाइप दैट गर्ल्स आर बर्डन ऑन देयर पेरेंट्स इफेक्ट द लाइफ ऑफ अ डॉटर? अब देखिए होता क्या है, जो ये सोच होती है कि जो लड़कियां होती हैं वो बोझ होती हैं अपने माँ-बाप पे, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो लड़कियाँ होती हैं वो हमेशा एक दिमागी तौर पे उनको कहीं न कहीं एक 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 घुटन रहती है दिमागी तौर पर, ठीक है? कि हम बोझ हैं इस तरह से। तो इसीलिए वो अपने माँ-बाप के घर में भी दब के रहती हैं और जब वो ससुराल चले जाती हैं तो वहाँ भी वो दब के रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अब हम घर तो जा नहीं सकते, तो ठीक है? तो इसीलिए हमें दिखता है कि जो हमारी बेटियाँ होती हैं उनके साथ बड़ा गलत होता है, ठीक है? और इमेजिन दिस सिचुएशन एंड लिस्ट एट लीस्ट 5 डिफरेंट इफेक्ट दैट दिस स्टीरियोटाइप कैन हैव ऑन द वे डॉटर गेट ट्रीटेड इन द हाउस। यानी कि 5 एग्जांपल आपने देने हैं, तो पहला एग्जांपल आप दे सकते हैं कि वो अपने आप को इंफीरियर महसूस करती हैं, ठीक है? दूसरा, वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाती हैं, तो वो एजुकेशन लेवल उनका ज़ीरो हो जाता है और बहुत जल्दी शादी करने की वजह से जो उनको बच्चे होते हैं, तो उनकी हेल्थ में भी इश्यू होता है, राइट? चौथा आप कारण दे सकते हैं कि समाज में अगर महिलाएँ हस्तक्षेप नहीं करेंगी, तो आप जानते हैं समाज में जो महिलाओं को कहा जाता है, एक एक एक्स्ट्रा सेंस होता है बिकॉज़ दे कैन प्रोड्यूस। जो जो बच्चे को उत्पन्न कर सकती है, वो तो माँ ही कर सकती है ना, इसीलिए उसके पास एक्स्ट्रा सेंस होता है। तो ये जो हमारा टैलेंट है महिलाओं के अंदर, जो उनके अंदर एक हम ममता वाला टैलेंट कहते हैं, उसको हम मिस करते हैं समाज में, राइट? और जो पाँचवाँ आप दे सकते हैं कि जो हमारी जो जो गर्ल्स हैं, अ, अगर वो उनको घर ही पे रखा जाएगा, तो बहुत सारा जो हमारे इकोनॉमी है देश की, वो पीछे रह जाती है, राइट? तो इसीलिए स्टार्टिंग में हमें दिखता है कि भारत की जो इकोनॉमी हुआ करती थी, वो काफ़ी पिछड़ी थी, पर आज आप जानते हैं, अगर मैं आज 2024 आज मैं 10 फरवरी को ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज आप जानते हैं भारत में हम 5th नंबर पे हैं। अगर मैं नॉमिनल जीडीपी की बात करूँ और अगर मैं बोलूँ 3rd नंबर पे हैं हम, अगर मैं पीपीपी के हिसाब से बात करूँ। अब ये पीपीपी इकोनॉमी क्या होता है और ये नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से क्या होता है, इसको हम इकोनॉमी वाले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगा, जो 9th से शुरू होती है, डोंट वरी, वो सीरीज़ भी मैं लेके आऊँगा। तो फिलहाल ये देखिए कि आज हमारी महिलाएँ भी जो हमारे जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें पूरी भागीदारी करती हैं, तो जिस कारण हमें क्या दिखता है कि आज हम इस लेवल पे हैं। तो इस तरह से क्या है कि आप एक समाज में क्या प्रभाव पड़ता है, सोसाइटी में क्या एक इफ़ेक्ट्स आते हैं, वो आप निकाल सकते हैं, राइट? तो देखिए, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, तो आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है? और देखिए, यहीं से मैं खासकर मेरे जो सिविल सर्विसेज़ के जो बालक-बालिकाएँ हैं, उनसे देखिए, यहाँ से आपने क्वेश्चन्स तैयार कर लेने होते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी आपका बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर करती है, राइट? और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो क्लास 6 में हैं या उनके जो माँ-बाप मेरे लेक्चर सुन रहे हैं, तो आपने कोशिश करनी है अपने बच्चों को इस तरह से जो ज्ञान है उनको मिले, राइट? और बस मैं इतना ही कहूँगा उन पेरेंट्स से जो चाहते हैं उनके बच्चे सिविल सर्विसेज़ में आ जाएँ बहुत छोटी उम्र में, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि पढ़ाने की ज़िम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ दीजिए। बस आप काम करिए कि अपने बच्चों को जैसे लबासना है मसूरी में, वहाँ ले जाइए, दिखाइए एक सिविल सर्वेंट क्या होता है ना? क्योंकि आपने अगर दाल में नमक चखना है, तो दाल तो चखनी पड़ेगी ना, तो बच्चों को बस वो नमक चखा दीजिए, बाकी आप मुझ पे छोड़ सकते हैं। और मेरा नंबर है जैसे आज स्क्रॉल नहीं है, आई टोल्ड यू कि आज मैं खुद एडिटिंग कर रहा हूँ, तो मैं सीख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना नंबर नोट आपको बता रहा हूँ 9897029932। तो मेरा नंबर है 9897029932 और माय नेम इज़ करुण, KARUN, ठीक है? तो मेरा नाम करुण है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, राइट? तो यहीं से मैं ये सेशन एंड करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो काइंडली कमेंट करिए और जितना हो सके शेयर करिए चैनल को, क्योंकि कभी-कभी फ्री में कंटेंट मिलता है तो लोग उसको ग्रांटेड लेते हैं, तो उसको ग्रांटेड ना लें, ठीक है? ये मेरा एक प्रयास है जो आप लोगों के काम आएगा। तो यहीं से मैं अपना सेशन एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।